राधे राधे दोस्तों, नमस्कार सबको, गुड इवनिंग। बिल्कुल दोस्तों, सबको प्रणाम। अपने जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी 60 मिनट 60 प्रश्न को लेकर के अपन चल रहे थे और 8 क्लासों की चर्चाएं अपन पहले कर चुके हैं। आज जो अपन करेंगे वो कौन सी क्लास की करेंगे? 9वीं चर्चाएं। अब जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासें चल रही थी वो क्लास आज आपकी अंतिम रहेगी। आज से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आज के बाद इतने नहीं आएंगे कि 60 से हम दो चार प्रश्न बीच में डाल करके लाएंगे, लेकिन इतने नहीं लाएंगे कि सारे टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए हो। इतने प्रश्न अपन लेकर के नहीं आएंगे। अब जो चलेगी रक्षाबंधन के बाद जो अपनी क्लासेस चलेगी उसमें क्या रहेगा? पहले मैं आपको पेपर सोल्व करूंगा, प्रीवियस के जितने भी सालों में पेपर हुए उनके सबके सब्जेक्ट के मेथड्स में क्या क्या प्रश्न पूछे गए, उनके सीटेट वगैरह के सबके मिलते जुलते अपन थोड़े दिन लगभग 22 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में जो अपना चलेगा, ये 10 दिन तक अपन क्या करेंगे? पेपर सोल्व करेंगे, डेली पेपर सोल्व करेंगे एक पेपर। तो डेली अपन 60 प्रश्नों के माध्यम से 80-100 जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों के माध्यम से पेपर सोल्व करेंगे। मंडे से आपके पेपर सॉल्यूशंस की क्लासें रहेगी रेगुलर, उनके ऊपर अपन थोड़ा सा क्या करेंगे? फोकस करेंगे, है ना दोस्तों। तो सोमवार से आपका थोड़ा सा जो है पढ़ने का चाहिए। मैंने कहा ना, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। मुझे पता है कि आपको कब किस जगह पे किस तरीके से पढ़ाना है, क्या परीक्षा में पूछा जाएगा, किसकी तैयारी ज्यादा करवानी है, किसकी कम करवानी। मैं अपनी रणनीति के अनुसार मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा और वो रणनीति आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट रहेगी, ये आप विश्वास कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत इस रणनीति में आपके नहीं आएगी। आज जो अपन शुरू करेंगे 9वीं क्लास करेंगे, 60 से 60 प्रश्न करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने हमारा ऐप ले भी लिया है, विश्वास जताया अपने ऐप के प्रति, बहुत अच्छा है। तो आप भी आसपास में अपने बच्चों से इंक्वायरी करने के बाद यदि आपको उचित लगे तो ऐप ले ले, अपनी तैयारी को और मजबूत करें। वहाँ पे प्रश्न वगैरह भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। जैसा कि हमारा टारगेट है कि 5000 प्रश्न एग्जाम तक करवाना। उसके बाद में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, ई बुक मिल रही है, बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है और पैसे 199 रुपए। नॉर्मल सी बात है, जो लास्ट तक यही रहना है। जब लेने की इच्छा ही है तो फिर बाद में क्यों लेना, पहले ही ले लें, है ना। आराम से आप इस चीज का परचेज कर सकते हो। तो आज की जो आपकी क्लास रहेगी वो 9वें नंबर की क्लास रहेगी। अपन बिना टाइम गंवाए, आपको पता है कि मैं समय को लेकर के थोड़ा ज्यादा वो रहता हूं, तो बिना किसी समय के गंवाए मैं सीधे सीधे प्रश्नों के ऊपर चलता हूं। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न रहा दोस्तों वो ये रहा। जिन छात्रों के माँ बाप नहीं होते हैं, मान लीजिए कि आपके विद्यालय में ऐसे बालक आ गए जिनके पेरेंट्स नहीं है, वो बालक अनाथ है, तो ऐसे बालकों के प्रति आपका रवैया कैसा रहेगा? उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, उनसे सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे, उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगे, या माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे? देखिए, माँ बाप की तरह प्यार देना या कक्षा में आगे बिठाना या फिर प्रिंसिपल से शिकायत करना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके बी वाला, उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे। आप कोशिश करोगे कि वे बालक ज्यादा से ज्यादा क्या रहे दोस्तों? खुश रहे। आप इतनी भी उनके ऊपर बिल्कुल दया वाला भाव भी नहीं कि उसको घृणा महसूस होने लग जाए ना। एक ऐसी टेक्निक के द्वारा उनको हैंडल करना है कि बच्चों को घृणा भी महसूस ना हो, ऐसा भी ना लगे कि सर का कोई मेरे प्रति विशेष प्रेम है। तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आप बालकों के संदर्भ में करोगे। यहां पे जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर, बी नंबर वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करोगे? आपके विद्यालय में कुछ बालक हैं, उनकी समस्याओं को आपको जानना है, तो छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करोगे? खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं, छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्याएं पूछ सकते हैं, उनकी समस्याएं पूछ सकते हैं, आत्मीय संबंध बनाएंगे, या इनमें से कोई नहीं? खुद छात्र बनकर उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। देखो, ऐसा कहीं कहीं पॉसिबल भी है, लेकिन वास्तविकता में ये प्रैक्टिकली तौर पर ये पॉसिबल नहीं है। आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट का स्थान ग्रहण नहीं कर सकते। और कितने स्टूडेंट का स्थान ग्रहण करोगे? समस्या तो प्रत्येक स्टूडेंट के हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट की जगह लेकर के आप कैसे समझोगे? ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको अपन क्या करेंगे भाई? काट देंगे। पिटाई करना, दंड देना तो अपराध है, ये भी उत्तर सही नहीं होगा। यहां पे ऑप्शन काटने के हिसाब से भी सही होगा कि आत्मीय संबंध बनाओगे। बालकों के साथ में आप ऐसे संबंध स्थापित करोगे जिसके माध्यम से क्या कर सको? आप बालक की प्रत्येक समस्याओं को जान सको, या बालक खुद स्पष्ट रूप से आपके अपनी समस्याओं को आपके सामने क्या कर सके दोस्तों? प्रेजेंट कर सके। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा यहां पे? आत्मीय संबंध बनाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आज और जेल लो इन प्रश्नों को, है ना दोस्तों। छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप छात्रों को चरित्रवान और अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करोगे? बालकों को चरित्र की शिक्षा भी देनी और अनुशासन में भी मिलाना, डिसिप्लिन भी बनाना। तो आप क्या करोगे? छात्रों को इसका प्रशिक्षण दोगे, बालकों को इस चीज की ट्रेनिंग दोगे,
उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करोगे, बालकों से मोटिवेट करोगे कि ऐसे अच्छे कार्य आपको करने चाहिए, स्वयं चरित्रवान और अनुशासित रहोगे, आप अपने आप को इसी तरीके से प्रेजेंट करोगे, या माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे। देखिए, माता पिता ने विद्यालय भेज दिया है, आपकी जिम्मेदारी आपके हाथ तक आ गई, ये इसका उत्तर नहीं होगा। ट्रेनिंग व्रेनिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं, काम के लिए प्रोत्साहित भी नहीं करना है। आप अपने आप को एक आदर्श चरित्रवान और अनुशासन के रूप में प्रस्तुत करो, बालक अपने आप क्या कर देगा, अपने चरित्र का निर्माण कर देगा, अपने आप को आदर्शवादी बना देगा। इसके लिए टीचर को प्रेजेंट इस तरीके से करना चाहिए, अपने आप का जो प्रदर्शन है उनको किस रूप में करना चाहिए, एक चरित्रवान और एक अनुशासित के रूप में करना चाहिए। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकल जाएगा दोस्तों, कौन सा निकल जाएगा, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही निकल जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से, शिक्षा के क्षेत्र में जो रिजर्वेशन लागू हुआ है, जो आरक्षण लागू हुआ है, तो शिक्षा के क्षेत्र में इस आरक्षण लागू होने का क्या प्रभाव पड़ा या क्या फर्क पड़ा, आपसे यह पूछ रहा भाई। सामाजिक एक रूपता आती है क्या, रिजर्वेशन से सामाजिक एक रूपता आती है, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सहायता मिलती है, या शिक्षा में विसंगतियां आती हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखो, शिक्षा में कोई विसंगतियां नहीं आती और एक रूपता तो आरक्षण से कभी नहीं आती है, कभी इसका विरोध भी होता है तो कभी अच्छा भी होता है। तो यहां पे बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सहायता मिलती है। कौन से रिजर्वेशन की बात कर रहा है, आपका नौकरी वोकरी वाला रिजर्वेशन नहीं, शिक्षा में रिजर्वेशन है ना, पढ़ने में जो आरक्षण दिया जाता है उसमें क्या फायदा मिलता है, तो सामाजिक रूप से जो पिछड़े व्यक्ति हैं, जो है ना, उनको क्या मिलता है भाई, यहां पे थोड़ा फायदा मिलता है, वो शिक्षा व्यवस्था जो है उनकी सुधरती है। तो बी वाला उत्तर जो होगा यहां पे क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता, आप मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पढ़ाने में प्रवीणता को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा को एक उचित ढंग से नहीं दे सकता, इस चीज को आप क्या मानते हैं, है ना। शिक्षण एक कला है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति नहीं दे सकता, शिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है, शिक्षण अनुभव के द्वारा होता है, या शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। देखो, ये जटिल प्रक्रिया है या अनुभव के द्वारा, ये भी सही है, जटिल प्रक्रिया तो नहीं है, है ना, यहाँ पे चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, अनुभव के द्वारा होता है, बिल्कुल शिक्षण अनुभव के द्वारा भी होता है, लेकिन ये कह रहा है कि शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति पढ़ाने में एकदम प्रवीण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है दोस्तों, शिक्षण का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, बहुत व्यापक होता है। पढ़ाना एक आर्ट है, ये अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए है, लेकिन इस शिक्षा का क्षेत्र जो है ना बड़ा व्यापक है ना, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति इसके अंदर प्रवीण नहीं हो सकता। शिक्षा को एक छोटी चीज नहीं है कि जिससे आप करवा दो ना, हर क्षेत्र में आपको आगे। जैसे मैंने उस दिन वीडियो डाला था ना तालिबान वाला, तो बच्चे बोल रहे थे सर ये छोड़ करके आप यहाँ क्या आ गए ना, क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक है, आपको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा यदि आप शिक्षण फील्ड से जुड़े हुए हो। तो ऐसा नहीं है कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो केवल उसी का नॉलेज रखोगे, प्रत्येक चीज का आप और हर का बेस्ट रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है ये, तो है ना। तो शिक्षण का क्षेत्र व्यापक होने की वजह से प्रत्येक व्यक्ति पढ़ाने में क्या नहीं प्राप्त कर सकता है, प्रवीणता प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिशु को शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। बालक जो है, शिशु का मतलब छोटा बालक, शिक्षा के संबंध में आपकी राय क्या है। स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है, शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम है, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी मां के ऊपर होनी चाहिए। देखो, स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक बन सकती हैं, देखो ऐसा नहीं है, है ना, इस आप चीज को आप खारिज कर दो। शिशुओं का मतलब यहां से 0 से 3 वर्ष समझ लीजिए आप, है ना, 0 से 3 वर्ष, है ना। 3 वर्ष के बाद में हम इसको किसमें गिनने लग जाते हैं भाई, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक, है ना भाई। 6 वर्ष के बाद में इसको किसमें गिनने लग जाते हैं अपन, बालक में गिनने लग जाते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जो शिशु जो गिना जाता है ना, वो 0 से 3 वर्ष ही गिना जाता है। 0 से 3 वर्ष के ना पूर्व बाल्यावस्था आ जाती है, नहीं पूर्व बालक की जो अवस्था होती है, जो विद्यालय, वो पूर्व बाल्यावस्था आपके मनोविज्ञान वाली नहीं, जो बालक विद्यालय में प्रवेश लेने वाला था उससे पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, स्त्रियां ले, ये जरूरी नहीं है। शिशु शिक्षा के लिए मनोविज्ञान पद्धति उपयुक्त है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन इतना नहीं है भाई। छात्रावास में तो कैसे दोगे छोटे बालकों को, ये भी नहीं, ये वाला उत्तर सही है। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी मां के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि 0 से 3 वर्ष तक बालक जो सर्वाधिक रहता है वो मां के पास रहता है, सामान्य तौर पे 6 वर्ष तक भी मां के पास ही रहता है। तो ये जिम्मेदारी मां के ऊपर होनी चाहिए कि मां बालक के पास सर्वाधिक रहती है, तो इस प्रकार की शिक्षा उनको दे सकती है। तो डी वाला ऑप्शन अपने हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। देश की दिशा बदलने का मतलब क्या होगा, देश की स्थिति परिस्थिति यदि आपको बदलनी है, तो देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका को आप महत्वपूर्ण मानते हैं, कौन ज्यादा अपनी भूमिका को इंपॉर्टेंट निभाता है भाई। उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, शिक्षक केवल पढ़ा सकता है,
शिक्षकों को तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों से। तो देखिए, उच्च विद्यालय के शिक्षक या केवल पढ़ाने से या दिशा बदलने से नहीं, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों के द्वारा ही देश की दिशा बदली जा सकती है। टीचर यदि कोई नए नए अट्रैक्टिव रचनात्मक कार्य करेगा तो बालकों में एक नई प्रवीणता आएगी और नई प्रवीणता के द्वारा वो अपने आप को एक सफल छात्र के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे, जिससे देश की दिशा भी बदलेगी। वो बच्चे आगे चल करके अपनी क्रिएटिविटी का परफॉर्मेंस करते हुए अपने आप को एक अच्छा उत्कृष्ट साबित करेंगे। तो यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा भाई? शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों के द्वारा देश की दिशा बदली जा सकती है। देखिए अगला प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को, आप एक टीचर हैं तो बालकों में किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? भेदभाव की भावना आप नहीं बढ़ाओगे। ईर्ष्या की भावना क्यों बढ़ाओगे? एक दूसरे की मदद करने की भावना हो, यह बिल्कुल सही है। जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, ये दोनों चीजें भाई, एक दूसरे में मदद करने की भावना हो। या आप शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाना चाहते? सबसे बढ़िया काम आपको, सी वाला भी सही है लेकिन डी वाला ज्यादा सही है दोस्तों। सबसे ज्यादा काम आपको यही करना है कि संप्रदाय और धर्म को लेकर के किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह आप शिक्षा पहले दोगे और इस शिक्षा की वर्तमान में आवश्यकता भी बहुत अधिक है। तो जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, इस प्रकार की भावना को आप आगे बढ़ाओगे ना। सहयोग की भावना अपनी जगह पे अलग रही, लेकिन मेन जो आप शिक्षक का नाता आपकी जिम्मेदारी बनती वो बनती कि जाति या धर्म को लेकर के किसी भी प्रकार का बालक के मन में कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। यहां पे आपका जो उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा भाई? डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, एक अध्यापक के विषय में आपका विचार है। एक अध्यापक के विषय में आपका क्या विचार है भाई? उसे किसी बच्चे से किताब ले लेनी चाहिए, एक शिक्षक के तो उसको किसी एक बच्चे से किताब मांग लेनी चाहिए पढ़ाने के लिए, उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए, उसे बिना किसी किताब के ही पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने के लिए अपनी किताब खुद लानी चाहिए। देखो, किताब खुद लाए या बच्चों से मांगे, वैसे जनरली टीचर बच्चों से मांगते हैं, ये अपनी जगह पे सही है। उसे बिना किताब के पढ़ाना चाहिए, कोई जरूरी नहीं आप बिना किताब के भी पढ़ा सकते हो, किताब देख करके पढ़ाओ तो ज्यादा बेहतर है। बहुत सारी फैकल्टी होती है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत सारी फैकल्टी ऐसी होती है जो अपने आप को स्मार्ट बताने के चक्कर में कभी भी कोई किताब या नोट्स अपना साथ लेकर के नहीं जाती और बच्चों के सामने पढ़ा देती है। उनको ऐसा लगता है कि देख करके पढ़ाएंगे तो बच्चों के इंप्रेशन गलत जाएगा। देखो, इंप्रेशन गलत जाना सही जाना अलग बात है, सिलेक्शन करवाना अलग बात है। आप देख करके पढ़ा सकते हो, बालकों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप देख करके पढ़ा रहे हो या बिना देख करके पढ़ा रहे हो। बालकों को तो ये लेना देना है कि कंटेंट काम का है या नहीं है। अब दिल्ली के अंदर अगर चला जाओ तो वहां पे यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाले जितने भी शिक्षक है ना, अपना लैपटॉप या टैबलेट अपने साथ में रखते हैं। हमेशा उनके लेक्चर बॉक्स के ऊपर उनका टैबलेट या लैपटॉप खुला हुआ रहता है और उसके माध्यम से वो शिक्षा देते हैं और आईएएस बनने वाले बच्चे उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो देख करके पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, आप तो बस कंटेंट आना चाहिए कि अपने परीक्षा से मिल जाए। देख के पढ़ाई बिना देख के पढ़ाई, ये टीचर का लुकआउट है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि उसे किताब के अलावा भी क्या करना चाहिए, अन्य सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग करना चाहिए। बी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे आपका क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट, सही हो जाएगा। ये देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? शिक्षण कार्य के अंदर जो दो शब्द आता है, एक आदर्श और नैतिकता, इनसे आप क्या समझते हैं? अच्छी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना। तो दोस्तों, आदर्श और नैतिकता से जोड़ना भी इसका उत्तर नहीं होगा। शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश नहीं, बी वाला उत्तर सही होगा। यहां पे शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, शिक्षक और छात्र दोनों जो ना आदर्श और नैतिकता को समझ सकें और उनका अनुसरण कर सकें, ये इनका महत्व है। तो ए वाला भी इसका उत्तर नहीं होगा। बी वाला जो होगा इसका क्या कहलाएगा दोस्तों? बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही आंसर कहलाएगा। बी वाला जो उत्तर होगा इसका सही आंसर होगा भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? आप टीचर बनना चाहते हैं भी, आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? इसको अपनाने के पीछे आपका क्या रीजन है? आपसे यह पूछ रहा है कि आत्मसंतुष्टि के लिए कि हाँ भाई आत्मसंतुष्टि के मैं टीचर बन गया, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, है ना। बहुत सारे लोग तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बढ़ रहे हैं ना, ज्ञान बढ़ाने के लिए तो कोई टीचर आजकल बन ही नहीं रहा है। आत्मसंतुष्टि नहीं भाई, छात्रों के साथ में नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, बालकों के साथ में रह करके अपने ज्ञान का जो अनुभव है, बाल जिनका एक्सपीरियंस है, उनको नए मतलब और बढ़ाने के लिए, उसको और क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, अपन एक शिक्षक बनना चाहेंगे या शिक्षण कार्यों को चुनेंगे। ये सही है दोस्तों ना।
अध्यापक का प्रमुख दायित्व क्या है? अध्यापक का जो मेन दायित्व है, प्रमुख दायित्व है, वो क्या है आपसे ये पूछ रहा है। नियमित रूप से समय पर स्कूल आना, स्कूल के कार्यों में सहयोग देना, नियमित रूप से कक्षा पढ़ाना, बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना। देखो, समय पर आना, कक्षा कार्यों में सहयोग करना, नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाना, यह बिल्कुल सही है, लेकिन इसका प्रमुख दायित्व क्या है? बालकों का समुचित विकास पर ध्यान देना। प्रत्येक एंगल पर बालकों का एक उचित ढंग से विकास हो जाए, इस बात के ऊपर एक अध्यापक को सर्वाधिक और अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना। डी वाला उत्तर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? सही हो जाएगा। आज के बाद आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न मैं नहीं करूंगा, मैंने बहुत सारे करवा दिए और मैं मानता हूं कि ये आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपसे और कोई पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। जितने भी आने होंगे तो इनमें से भी आ जाएंगे आपके, बाकी इससे बाहर कोई आएगा नहीं। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के अपन प्रश्न नहीं करेंगे, अब अपन पहले पेपर सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद में वापस मेथड्स को लेकर के आएंगे, फटाफट उसकी तैयारी करेंगे। और साइकोलॉजी भी आपको पढ़ानी है तो उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूं, तो थोड़े बहुत आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी करूंगा। देखिए, वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण क्या है? प्रेजेंट टाइम में जो शिक्षण का स्तर गिर रहा है, उस स्तर के गिरने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? जवाबदेही के निर्धारण की कमी, परीक्षा व्यवस्था एवं मूल्यांकन की खामियां, उपयुक्त दोनों या दोनों नहीं। तो यहां पे आपका उपयुक्त दोनों होगा दोस्तों। जवाबदेही निर्धारण की कमी, टीचरों के ऊपर किसी भी प्रकार की आचार्य संहिता लागू नहीं है, वो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारी से थोड़े थोड़े क्या हो रहे दोस्तों, विमुख होते चले जा रहे हैं। इसलिए तो आचार्य संहिता नहीं है। दूसरी, परीक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन में भी थोड़ी बहुत क्या है दोस्तों, खामियां हैं, कहीं ना कहीं कमियां हैं। इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है कि शिक्षा का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। इन दोनों में सुधार की आवश्यकता है। भाई, आचार्य संहिता लानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक शिक्षकों के ऊपर आचार्य संहिता नहीं आएगी ना, तब तक कभी भी सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि आलस प्रवृत्ति तब तक समाप्त नहीं हो सकती। आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है। आचार्य संहिता का मतलब जवाबदेही। आचार्य संहिता का मतलब समझो, जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं ना, उनको एक टारगेट होता है कि इस महीने में आपको इतना करके देना है। अगर वो इतना करके नहीं देते तो उनको जवाब देना पड़ता है कि इतना क्यों नहीं दिया, एकदम प्रमाणित जवाब देना पड़ता है। इसके पीछे कारण बताना पड़ता है ना, उनको नोटिस जारी करते हैं, कारण बताओ नोटिस। तो ये आचार्य संहिता का नियम है। तो टीचरों को भी जब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी ना, तब जाकर के वो थोड़ा हार्ड वर्क और करने लगेंगे। आपकी दृष्टि से अध्यापन का व्यवसाय है ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का, थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन जीने का, जीवन पर्यंत पठन पाठन का, या उपयुक्त सभी। तो ट्यूशन द्वारा धन कमाना या उपयुक्त सभी नहीं है। थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन का, थोड़े का आनंदी टीचर के वेतन में, इसको काट दो। जीवन पर्यंत पठन पाठन का, अध्यापन का मतलब क्या हो गया? जब तक सांसें चल रही हैं तब तक पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो। इसी को अपन क्या कहेंगे? अध्यापन कहेंगे। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है ना, आखिरी दिन भी पेज पढ़ते हुए रहो। तो ये जीवन पर्यंत पठन पाठन का आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको? अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? यह कह रहा है कि अध्यापक का ऐसा कौन सा व्यवहार है, ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिससे बालकों के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। अध्यापक का कक्षा में देर से आना और छात्रों में परीक्षा को कम अंक देना, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार, छात्रों की छोटी छोटी बातों पर दंड देना, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपूर्ण। देखो, दो ऑप्शन एक जैसे आ गए, वैसे सही भी यही है, दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, है ना। सबसे ज्यादा जो खराब हानिकारक प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है कि पक्षपात करना। यदि अध्यापक किसी एक बालक से दूसरे बालक के साथ में कोई पक्षपात कर रहा है, किसी प्रकार का भेदभाव कर रहा है ना, तब बालकों के ऊपर सबसे बड़ा इसका हानिकारक पड़ेगा। हीन भावना भी आ सकती है, आपके प्रति जो इज्जत है वो भी बालक खो सकता है, बालक कुछ भी कर सकता है। तो ये सबसे ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कम अंक देना, देर से आना, ये भी इसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वो किसका पड़ता है दोस्तों? अध्यापकों के साथ जब बालकों के साथ में भेदभाव करें, पक्षपात करें किसी भी चीज को लेकर के, तो इसका प्रभाव बालकों के ऊपर सर्वाधिक ज्यादा पड़ता है ना। इसका विरोध कर भी देना चाहिए। मेरे साथ में भी हुआ था ना, मैं क्या जब क्लास में था तो वहां पे एक टीचर पढ़ाता था ना, तो उसकी सिस्टर भी उसी क्लास के अंतर्गत पढ़ती थी। तो वहां पे क्या दिक्कत थी भाई कि उनके भाई टॉपर तो हम थे ही, लेकिन मैं जो उस लड़की का भाई पढ़ाता था ना, उसमें ही मेरे नंबर कम आते थे, बाकी सब में मेरे नंबर अच्छे आते थे, उसमें उसके ज्यादा आ जाते थे। तो मैंने फर्स्ट टेस्ट में कुछ नहीं किया, सेकंड टेस्ट में कुछ नहीं किया, थर्ड टेस्ट में भी कुछ नहीं किया है ना, हाफ ईयरली तक मैं चुप रहा, लेकिन हर बार कमाया ना, फिर ईयरली एग्जाम के अंतर्गत मैंने एक एप्लीकेशन लगा करके वापस कॉपी चेक करने की मांग की, तो मेरे उससे ज्यादा नंबर आ गए थे वापस। तो ऐसा अगर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता था, उस टीचर के प्रति अपने मन में कोई सम्मान नहीं है, सर भी नहीं कह सकते कि ऐसा कोई टीचर हो भी नहीं सकता है दोस्तों जो इस प्रकार का। उसके लिए सारे स्टूडेंट, बेटा भी है ना, वो भी एक स्टूडेंट है, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए।
आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं वह क्या है? आधुनिक भारतीय परिवार जो है, जिसे आप कहते हो फ्रीडम फैमिली, सिंगल फैमिली है ना, हम दो हमारे दो वाली जो फैमिली है कि बस अलग निकल जाए ना, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ऐसी फैमिली से बालकों के ऊपर वो किसमें सबसे ज्यादा, बालकों के ऊपर कौन सी चीज के ऊपर वह असफल रहे हैं? मनोरंजन संबंधी उद्देश्य किसी में असफल नहीं रहे, मनोरंजन के लिए खूब काम है ना, खिलौने से घर भर देते हैं, तो ये इसका उत्तर नहीं। प्रेम व स्नेह संबंधी उद्देश्य, दोनों जने हैं, एक बच्चा रख रहे, खूब उद्देश्य मतलब स्नेह कर लेंगे, प्यार कर लेंगे, कोई फर्क नहीं है। सबसे ज्यादा आया सुरक्षा संबंधी उद्देश्य में वह असफल रहे हैं। बालक को इतनी सुरक्षा नहीं मिल पाती है जितनी उसको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसके पीछे कहीं के कारण आपने देखा होगा, बड़ी फैमिली में 5-7 साल का बच्चा सो रहा है तो बाहर से लगाया और दोनों हस्बैंड वाइफ निकल गए कि 1 घंटे पर तो अभी तक नहीं उठेगा। तो ये सिंगल फैमिली से बालक सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं क्या रह जाता है, कमजोर। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहोगे, दादा ध्यान देंगे, दादी जी ध्यान देंगे, अंकल ध्यान देंगे, आंटी ध्यान देंगे, है ना, सारे लोग ध्यान देंगे। लेकिन ये भी आप हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ में रह रहे हो ना, कोई ध्यान नहीं। इसीलिए मनोविज्ञान कहता है कि बालक को कम से कम बाल्यावस्था पूर्ण हो तब तक उसको कौन सी फैमिली में रखना चाहिए दोस्तों? ज्वाइंट फैमिली में रखना चाहिए। आप लोग जो आज शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, आप लोग जो इतने प्रखर बने हो, आज इस लेवल पर पहुंचो ना, इसके पीछे कारण एक ही है कि आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो। सिंगल फैमिली वाले बच्चे इतने सूबड़े होते ना, देख लेना, वो 3-3 साल 4-4 साल तक तो बोलना भी नहीं सीखेंगे, ऐसी उनकी हालत हो जाए। कितने एक्सीलेंट उनके माता पिता क्यों ना हो जाए, वो कभी भी मानसिक विकास बालक का उतना अच्छा नहीं हो सकता है जितना ज्वाइंट फैमिली में होता है। इसलिए आप भी संयुक्त परिवार के ऊपर फोकस करें ना। ऐसे नहीं है कि मैडम मार साहब बन जाओ तो छोड़ करके ना अपना अपना, बेटे हैं तो भी और बेटी हैं तो भी ना। 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है। 3 या 4 साल का बच्चा है, उसके लिए उचित दंड क्या होगा? हालांकि दंड देना गलत है, लेकिन उसको अगर दंड देना है किसी प्रकार का तो क्या हो सकता है? उसे दंड से भयभीत करना, उसे डराना, नहीं भैया तो नहीं कर सकते हो। उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना, यह हो सकता है। उसे उसके पिता की उपेक्षा का भय दिलाना। बालक जो होता है माता से ज्यादा डरता है, पिता से इतना नहीं डरता है, ध्यान रखना भाई। उसे कक्षा में खड़ा कर देना, बी वाला सही हो जाएगा। उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना, है ना, कि अगर आप तुमने ये नहीं पढ़ा तो मैं मां को बुला दूंगा, माता जी को कैसा लगेगा, माता जी को इंसल्ट फील होगी, वैसा इस प्रकार का। तो बालक का क्या होता है कि मां के प्रति स्नेह बहुत अधिक होता है। तो यहां पर आपका उत्तर सी बी हो जाएगा दोस्तों। पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है। किससे पता चलता है कि यह क्लास जो है पूर्ण रूप से अनुशासन में है? पूर्ण अनुशासन की क्या पहचान है? छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी, कक्षा में छात्रों का अपने कर्मों में लगा होना, कक्षा में पूर्ण खामोशी या उनमें से कोई नहीं। खामोशी तो डरा धमका करके भी रखी जा सकती है ना, अपने कर्मों में लगा होना नहीं। ए वाला उत्तर यहां पे सही हो जाएगा। छात्रों की पठन पाठन जो की प्रक्रिया है उसमें उनका पूरा इंटरेस्ट हो और साथ में शांतिपूर्ण भागीदारी निभा रहे हो, किसी भी प्रकार का हल्ला उल्ला नहीं कर रहे हो, आराम से जैसा टीचर पढ़ा रहे हो उसके साथ साथ में अपना अधिगम कर रहे हो, यह अनुशासित कक्षा की निशानी है। यहां पे आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? एक प्रभावी शिक्षक है, उनकी कौन सी बात अच्छी लगती है? केवल उसका पहनावा, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है उसको अच्छा लगता है, या उसकी विद्वता, उसके पास में ज्ञान कितना है वो अच्छा लगता है, या उसका पूरा व्यक्तित्व या उसकी बोली? दोस्तों एक अच्छे टीचर का पूरा व्यक्तित्व क्या लगता है भाई? दूसरों को अच्छा लगता है ना। वो फिर जैसे पहनेंगे कपड़े वो भी अच्छा लगेगा, जैसा रह रहा है वो भी अच्छा लगेगा, विद्वता है तो वो भी अच्छा लगेगा। ये सारी चीजें क्या लगती है दोस्तों? अच्छी लगती है। तो सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? एक प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, जो मैं ये हूं, मैं ये हूं। बहुत सारे टीचर कहते हैं ना, मैं ये, मैं, मेरे बारे में तुम जानने की कोशिश मत करो, मैं ये कर सकता हूं, मैं 12 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, मैं 15 पढ़ाता हूं, मैं 6 पढ़ाता हूं, मैं पूरे राजस्थान में एक तरफा हूं ना, ये विद्वता का बखान करता है वो कभी प्रभावी शिक्षक नहीं बन सकता। वह जो नैतिक मूल्य की शिक्षा देता हो ये थोड़ी बहुत सही हो सकती है ना, वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। तो ये कह रहा है कि बहुत कम संभावना किसकी है? देखो जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है उसकी तो होगी, तो एक तो इसकी नहीं है ए वाला कि वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं हो। ये दोनों कभी भी प्रभावी शिक्षक नहीं बन सकते हैं ना। आप कभी भी अपने खुद का बखान आप करोगे तो भी आप प्रभावी शिक्षक नहीं बन सकते हो, और पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है तो कभी भी प्रभावी शिक्षक बन ही नहीं सकते। तो ए और सी जो है दोनों यहां पे क्या हो जाएगा आपका? सही है ना। नैतिक शिक्षा देने वाला प्रभावी शिक्षक, क्योंकि इसने कम संभावना पूछी है। अध्यापक अपने प्रयास में कभी भी असफल नहीं होगा। यदि एक कोई टीचर है अपने प्रयास में कभी भी असफल नहीं होता, यदि वह यह करता है
कि उसके अंदर अनुशासन हो। क्या हो दोस्तों? उसके अंदर एक प्रकार का क्या हो? एक प्रकार का अनुशासन हो, या उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े, उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, या ये सभी। तो देखिए कभी असफल नहीं होगा। उसके अंदर अनुशासन है तो भी वह असफल नहीं होगा, शिक्षण विधियों का ज्ञान है तो भी वह असफल नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े, है ना। तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये असफल नहीं होगा। सबसे बड़ा जो कारण होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी वाला हो जाएगा भाई। अनुशासन होना भी ठीक है, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े तो कभी भी वह असफल नहीं होगा ना। उसको जल्दी परिणाम नहीं चाहिए, जल्दी रिजल्ट्स नहीं चाहिए, टाइम धैर्य होना चाहिए। कब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सब उसको पता होना, पहले ही दिन सारा मैटर लेकर के नहीं आना चाहिए, है ना। बालक कुछ नहीं जानते, जानते सब शिक्षक है। आप मुझे कह रहे हो सर ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, फिर भी मैं अपनी स्पीड से पढ़ा रहा हूं, मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कब कैसे और किस तरीके से पढ़ाना है, कब कौन सा ज्ञान आपको देना है, कब किसकी तैयारी किस तरीके से करवानी, किस स्टेप से करवानी है, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं जानते, शिक्षक सब कुछ जानता है। आप जब बनोगे तो आपके बच्चे कुछ नहीं जानेंगे, जो जानते हो वो आप जानते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि उसको किस तरीके से कौन सा कंटेंट कब देना है, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसीलिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और जल्दी परिणाम की इच्छा ना करें, ना। धैर्य रखें। अगर वो धैर्य रख सकता है और जल्दी परिणाम की इच्छा नहीं कर सकता है तो वो कभी भी टीचर है ना अपने कामों में असफल नहीं होगा। बी वाला जो होगा यहां पे आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये लीजिए, आपकी नजर में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? आपकी नजर से सबसे बढ़िया टीचर कौन सा है? जो श्यामपट्ट का अच्छा प्रयोग करता हो, जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, जो विद्यार्थियों को कक्षा में शोर नहीं मचने दे, जो सुस्पष्ट बोलता हो। देखो सुस्पष्ट बोलने वाला भी अच्छा टीचर हो सकता है ना, शोर नहीं मचने देता वो भी ठीक है, श्यामपट्ट का अच्छा, लेकिन सबसे बढ़िया सबसे प्रभावी टीचर या सबसे बढ़िया टीचर तो वो होगा जो मुश्किल से मुश्किल विषय वस्तु को भी आसान से आसान करके पढ़ा दे। वह टीचर सबसे अच्छा होता है ना। बहुत सारे टीचर अपने ज्ञान झाड़ने के चक्कर में क्या करते हैं, आसान टॉपिक को भी मुश्किल करके बताते हैं ताकि बालक क्या हो जाए, भ्रमित हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने वैसे तो आप मुझे ऑफलाइन में पढ़े नहीं, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़े वो जानते हैं मैं इतने सरल टफ से टफ मुश्किल से मुश्किल शब्दों का भी इतना सरल शब्द बताता था ताकि बालक को सोचने में कहीं नहीं, याद आपको कठिन शब्द लिखना है लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना किसे कहते हैं। तो ये आपको एक ध्यान होना चाहिए, कितना भी कठिन विषय को ना हो, जो उसको सरलीकरण कर सकता है वो सबसे बढ़िया टीचर है। लेकिन जो विषय कठिन विषयों का सरलीकरण नहीं कर सकता, ये कहीं ना कहीं एक टीचर की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाएगी। तो यहां पे जो उत्तर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान कर देता हो। ये देखिए आपके आज के 23वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षक छात्र के लिए, शिक्षक जो है छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है। ये सभी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सब कहते हैं ना, गुरु माता पिता वगैरह सब होता है। लेकिन टीचर जो होता है ना वो कौन सा होता है, बालक के मित्र और हितैषी। एक ऐसा मित्र होता है जो हमेशा उसका भला करने वाला हो, जो हमेशा उस बालक का हित चाहने वाला हो। तो यहां पे जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मित्र व हितैषी की स्थिति में हो। यह देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है, शिक्षक का वह कौन सा गुण है जो दूसरे बिजनेस से एक प्रकार से शिक्षक को या शिक्षण को अलग करता है। यह गुण कौन सा है भाई, कर्मठता। तो कर्मठता हर व्यवसाय में होनी चाहिए, है ना। भाषण देने की निपुणता, बोलने की निपुणता भी हर व्यवसाय में चाहिए। अध्ययनशीलता यहां पे सही हो जाएगा। यही एक गुण है जो शिक्षक को दूसरे व्यवसाय से अलग करता है। दूसरे व्यवसाय में कोई अध्ययन करें या न करें, लेकिन यदि वो शिक्षण करवा रहा है तो उसको अध्ययन करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा दोस्तों, सी वाला उत्तर सही निकलेगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, जैसे कोई बालक है आपकी क्लास में जो आपको रेगुलर प्रश्न करते हैं आपके पढ़ाते समय, तो जो बालक निरंतर प्रश्न कर रहे हैं उनके लिए आप क्या करोगे, दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे बंदों को दंड देना चाहिए। क्यों दोगे, दंड नहीं देना चाहिए, ये गलत है। उन्हें कक्षा में वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वो वाद विवाद नहीं कर रहे, उनको कुछ ना कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है इसलिए प्रश्न करें। हालांकि बहुत सारे बच्चे शाणे होते, उत्तर आते तो भी प्रश्न पूछते हैं गुरुजी को चेक करने के लिए, है ना। उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल सही होगा दोस्तों। प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित, स्वयं क्यों ढूंढेंगे, उनको लगातार प्रश्न, अगर किसी ने प्रश्न पूछा है ना तो उसको आप डांट करके बैठाइए मत। रेगुलर प्रश्न पूछने के लिए उसको क्या किया जाए, आपको तैयार किया जाए कि वो और प्रश्न पूछे। इससे बालकों का ज्ञान भी डेवलप होगा। तो सी वाला उत्तर जो होगा दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका एक प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना,
बालक को ज्ञान देना, या ये सभी। देखो आत्मविश्वास पैदा करना भी एक उद्देश्य है, बुराइयों से बचाना भी शिक्षण का ही उद्देश्य है, और बालक को ज्ञान देना भी उद्देश्य है। तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, ये सभी जो होगा वह सही हो जाएगा। पाठ में नैतिक शिक्षा को शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? पाठ के अंतर्गत जो नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाता है, इसमें आप क्या सोचते हो कि यह छात्रों के चरित्र विकास के लिए लाभकारी हो सकती है? इसका कोई लाभ नहीं है, यह छात्रों का बोझ मात्र है। नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों के द्वारा नहीं दी जा सकती। तो ये देखो, ये सारी बातें गलत हैं। पहली वाली बात ये सही है कि यह छात्रों के चरित्र विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। बालकों के चारित्रीकरण में जो है ना, नैतिक शिक्षा अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए नैतिक शिक्षा का पाठ के अंतर्गत या पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्या होना चाहिए, विषय होना चाहिए। ए वाला यहां पे बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपके विचार में शिक्षा क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न। आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनाने का साधन है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, मानव का संस्कार रूपी आवरण है। तो कोई संस्कार रूपी आवरण, कर्तव्य या साक्षर बनाने का साधन नहीं है, समाज सुधार का साधन भी है और एक माध्यम भी है। शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास किया जा सकता है, समाज में बदलाव किया जा सकता है, समाज का सुधार किया जा सकता है। यह शिक्षा का एक प्रकार की जो अपना विचार है कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक समाज सुधार का साधन, या अपन कह सकते हैं समाज सुधार का एक माध्यम है। तो यहां पे आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। देखिए अगला प्रश्न, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? एक जो टीचर है उनको क्या करना चाहिए, है ना, इसके अलावा और क्या सिखाना चाहिए? ज्ञान के अलावा एक टीचर को और क्या सिखाना चाहिए, आपसे यह पूछ रहा है भाई। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, या समय का सदुपयोग, या ये सभी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास भी सिखाओगे आप, विपरीत परिस्थितियों में संयम व संतुलन बनाए रखे ये भी आपको सिखाना पड़ेगा, समय का सदुपयोग कैसे करें ये भी आपको सिखाना पड़ेगा। तो सारी बातें आप सिखाओगे। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा इन बातों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहां पे सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का क्या कारण है? वर्तमान में जो बच्चे हैं वो उस पढ़ाई को लेकर के गंभीर नहीं है। इस गंभीर नहीं होने के पीछे क्या कारण है, आपसे यह पूछ रहे हैं कि जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, दूसरा शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, ए और बी दोनों। देखिए बच्चों को पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने के पीछे क्या कारण है? जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। एक तो बालकों को पता ही नहीं है कि मुझे जीवन में क्या बनना है। कांस्टेबल के भी फॉर्म भर रहे हैं, पटवारी के भी फॉर्म भर रहे हैं, टीचर के भी फॉर्म भर रहे हैं, है ना, क्या पता चल रहा है, आरएस के भी फॉर्म भर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह बिल्कुल सही है। शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, यह भी बिल्कुल सही बात है। अशिक्षित परिवार परिवेश, अशिक्षित परिवार का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पे ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों गंभीर न होने का कारण क्या है? बस यही कारण है भैया ना। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? सारे शिक्षा के प्रश्न ही आ रहे हैं आज। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में, शिक्षा का जो स्वरूप है वर्तमान में, इस संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, या ये सभी। देखो शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है। स्वावलंबी बनाए, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, बिल्कुल सही है। धर्म से ऊपर, तो यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये सभी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तीनों बातें यहां पे करेक्ट बताई गई है। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप जो है कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर, आप क्लास के अंदर, एक मैडम है वो क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते आचार्य जी का कॉल आता है, एक पियोन आता है जो आपको ये कह के जाता है कि आपको कौन बुला रहे हैं, यहाँ का प्रिंसिपल जिसको अपन कहते हैं आचार्य, वो बुला रहे हैं। तो आप ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे भाई? तुरंत उनके पास चल देंगी, घंटा समाप्ति के बाद ही जाएगी, एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेगी, या स्पष्ट मना कर देगी? स्पष्ट मना तो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके ऊपर एक जो होता है बॉस के रूप में होता है प्रिंसिपल, आप उसको मना नहीं कर सकते। एक स्लिप पर परिस्थिति लिख करके भेजेगी। इतना टाइम है, आप लिख करके क्यों भेजोगे भाई? उन्होंने कहा कि आचार्य जी बुला रहे, तो नहीं भेजोगे आप।
है ना, तुरंत उनके पास में भी नहीं जाओगे। उसने प्रिंसिपल बुला रहे इंटरव्यू चले गए, अरे नहीं जाना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप भी कुछ हो उस विद्यालय में, सब कुछ वही नहीं है, आपका भी कोई न कोई ओहदा है। तो आप कब जाओगे? घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगी। कक्षा के अंतर्गत आप पढ़ा रहे हो, आपका पीरियड जब खत्म हो जाएगा ना, तब जाकर के आप अपने प्राचार्य से मिलोगे, क्लास को बीच में छोड़, क्योंकि जब अधूरी क्लास छूट जाती है तब क्या होती है दोस्तों, वापस उस क्लास को प्रारंभ करने में आपको समय लगता है। एक तो आप उसको क्लास को पढ़ाने के लिए व्यवहार को आयोजित कर देते हो, पूरा माहौल बना हुआ है, अब उस माहौल को छोड़ करके जा रहे हो और फिर वापस क्लास बनाओगे ना, आपको उतनी मेहनत वापस करनी पड़ेगी। इसलिए क्लास को कभी बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, ये इस चीज का। इसलिए मैं जब नॉन स्टॉप लेता हूं ना 5 घंटे, तब आपके कैमरे के सामने इसीलिए खड़ा रहता हूं कि बीच में नहीं, मैं चाय पीने के लिए भी नीचे नहीं जाता हूं ना, किसी भी काम के लिए नहीं जाता हूं, कैमरे के सामने मतलब सामने, और बोलता रहूंगा, रुकूंगा भी नहीं। कारण क्या है? बड़ी मुश्किल से व्यवहार आयोजित होता है, मैं 10 मिनट के लिए रुक जाऊंगा, आप गायब हो जाओगे। व्यवहार को आयोजित करना आसान है, तो आयोजित हो गया है और नियोजित बढ़िया चल रहा है, तो ऐसे समय में आपको क्लास बीच में कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो पीरियड खत्म होने के बाद आप वहां जाओगे, बाकी पहले आप नहीं जाओगे। एक अध्यापक के रूप में एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप एक किसके रूप में, एक अध्यापक के रूप में जो शिक्षक अभिभावक का एसोसिएशन बनता है, एक शिक्षक और अभिभावक का जो ग्रुप बनता है, उसमें आप क्या करोगे भी? सक्रिय भाग लेंगे या अभिभावकों को से सावधान रहने के लिए कहेंगे, स्कूल की गलत नीतियों का भांडाफोड़ करेंगे, या प्रधानाचार्य का पक्ष मजबूत करेंगे? तो यहां पे पक्ष प्रस्तुत करना, भांडाफोड़ करना, अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहना नहीं, आप भी सक्रिय भूमिका निभाओगे। यदि ऐसा होता है कि शिक्षक और पेरेंट्स का कोई एसोसिएशन बन रहा है, ऐसी कंडीशन में आप यदि टीचर हो तो आप भी उस एसोसिएशन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाओगे, और जो भी बदलाव कर सकते हैं, जो भी अपन परिवर्तन कर सकते हैं, उनके परिवर्तन में हम अपना सहयोग पूरा अर्पण करेंगे। ए वाला जो होगा आपका यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न क्या कह रहा है, आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में बहुत महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है, तब आप क्या करोगे? आपको एक विचार गोष्ठी के अंतर्गत जाना है और कक्षा के अंतर्गत आपको बहुत इंपॉर्टेंट पाठ भी पढ़ाना है, बहुत जरूरी है वो पाठ पढ़ाना, तो आप क्या करोगे इसी परिस्थिति में? विचार गोष्ठी में नहीं जाओगे, किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे, विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय से पढ़ाएंगे, विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। विद्यालय से अवकाश आप क्यों लोगे? नहीं ले सकते हो। विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय से पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों के पास में और समय नहीं है क्या? छुट्टी होने के बाद बालक घर चले जाते हैं, वो क्यों रुकेंगे? ये भी नहीं हो सकता इसका उत्तर। किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कि यार मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तू पढ़ा दे, है ना, ऐसा तो ही नहीं है ना। ऐसा थोड़ी है कि जानवर चराने के लिए जाना, तो आज मैं नहीं जा रहा हूं, तू चले जाना, बच्चे हैं वहां पे, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो। गणित आप पढ़ा रहे हो तो आपको ही पढ़ानी पड़ेगी, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। विचार गोष्ठी में ही नहीं जाओगे। विचार गोष्ठी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप टीचर और आपका महत्वपूर्ण कार्य होता है कक्षा में शिक्षण करवाना। शिक्षण सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। तो यदि कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ाना है तो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाइए विचार गोष्ठी में, तो कल चले जाना। तो यहां पे जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न, विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? वो उसको क्या करना चाहिए भी? छात्रों को अपने पक्ष में कर ले, अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखें, अपने अधिकारियों से संपर्क रखें, या साथियों का बड़ा समूह बना ले। तो समूह बना करके अपने पक्ष में करके कोई लड़े झगड़े तो करने नहीं है अपन को विद्यालय में, तो अधिकारियों से संपर्क करने की भी कहां जरूरत है। अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने उत्तरदायित्व की भावनाओं को निभाओ, आप अपने आप को बेस्ट वैसे ही साबित कर दोगे। बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अध्यापक को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे वे, एक अध्यापक को रेगुलर जो है ना क्यों पढ़ना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, है ना? अध्यापक को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे वे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें, छात्रों में समसामयिक ज्ञान दे सकें, अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सकें, या अपने समय का सदुपयोग कर सकें। देखिए समय का सदुपयोग करना भी सही है, अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सके ये भी सही है, वृद्धि कर सके ये भी सही, लेकिन सबसे बढ़िया सही की है छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सके। पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से करंट अफेयर्स जो होता है उसका एक टीचर को नॉलेज होता है। जब करंट अफेयर्स का नॉलेज होगा तभी तो वो दोगे ना। मैंने जैसे अभी अफगान तालिबान सबसे हाईलाइट चल रहा है, मैंने कहा ना आप टीचर बन जाओगे, आपके पास में करंट अफेयर्स नहीं। अब मान लीजिए कि आपको किसी ने पूछ लिया तालिबान क्या है, कोई देश है क्या अलग,
अलग से हैं, तालिबान क्यों कर रहा है अफगानिस्तान को तंग। अब आपके पास में जानकारी नहीं है क्योंकि आप पत्र पत्रिकाएं पढ़ते नहीं है, तो दोगे कैसे क्या जानकारी, कौन था तालिबान, कहां से आया, ये निकले कहां से, क्या नहीं, तो नॉलेज होना चाहिए। 15-20 बच्चों ने मुझे पूछा तो मैंने इसका वीडियो बना करके डाला था, बाकी इस टाइप का वीडियो मैं कभी अपने चैनल पर डालता भी नहीं हूं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैं समझाओ ये क्या है समझ में। बहुत सारे लोग आज भी यही समझते हैं कि तालिबान कोई ना कोई देश है जो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर रहा है ना, अभी तक उनको पता नहीं कि तालिबान क्या है ना दोस्तों। तो ये आपका एक जो समसामयिक ज्ञान है वो होना चाहिए, जिससे आप बालकों को भी अच्छा ज्ञान दे सको। ये देखिए, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं तो आप क्या करोगे। आप क्या हो, विद्यालय के प्रधानाचार्य, कुछ विद्यालय के जो स्टाफ है दबी जुबान से, मतलब चुपके चुपके आपकी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बुराई करते हैं, तो आप क्या करोगे। आत्मनिरीक्षण करेंगे, आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने कुछ साथियों के खिलाफत करने वालों को जवाब देने को कहेंगे, या चुपचाप अपना काम करेंगे। देखो चुपचाप अपना काम तो क्यों करेंगे, बुराई कर रहे हैं तो कुछ तो पता करोगे, खिलाफत करके कोई आपको जंग थोड़ी करनी है वहां पे, है ना। कार्यवाही आप नहीं करोगे, आत्मनिरीक्षण करोगे, आप अपने आप के बारे में सोचोगे मेरी ऐसी कौन सी बुराई है जो टीचरों को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए तो वो मेरी बुराई कर रहे हैं। तो टीचरों के अंदर जो आपके प्रति जो गलत धारणा बनी है, उस धारणा बनने के पीछे कारण क्या है, इस चीज का आप पता करोगे, आत्मनिरीक्षण करोगे और अपने आप में बदलाव करोगे। ए वाला उत्तर यहां पे सही हो जाएगा। ये देखिए, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इसने नहीं पूछ लिया भाई। एक बालक जो है असामाजिक कार्यों को सुधारना है आपको, तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए भाई। दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वो उसके साथ न रहें, विद्यार्थियों से समस्या पर विचार करना, उसके परामर्शदाता के पास भेजना, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। देखो कोई असामाजिक बालक के परिवार के सदस्यों से बात करोगे, ये तो बिल्कुल सही है, परामर्श भी दे सकते हो, बिल्कुल सही बात है, समस्या पर विचार करना भी सही बात है। दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वो उसके साथ ना रहे, बहुत सारे टीचर कहते हैं तू कल इसके साथ में नहीं रहेगा, ये गलत है। आप किसी भी बच्चे को, क्योंकि आपका काम है समुदाय को जोड़ना, समुदाय को बांटना थोड़ी है क्या। असामाजिक बालक, असामाजिक गुण है तो असामाजिक गुणों को दूर करो, दूसरे बालकों को उससे आप दूर नहीं कर सकते हो। तो ये आपके लिए सबसे गलत रहेगा कि दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि उसके साथ में न रहे, ये आप नहीं रोक सकते हो दोस्तों। ये ए वाला जो होगा यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा। अरे भाई टीचरों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, रखते नहीं है ये अलग बात है ना, कितना ध्यान रखना पड़ता है बारीक बारीक बातों का। देखिए आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, है ना, क्या करते हैं भाई, ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे। आपके विद्यालय के कोई टीचर्स हैं, वो क्या समझते हैं कि ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, ट्यूशन को अपना एक पेशा समझते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए आप क्या करेंगे, आपसे ये प्रश्न पूछा है। उससे होने वाली हानियों को बताएंगे भी, इससे क्या नुकसान है ये बताओगे, स्वयं भी उस समूह में शामिल हो जाएगा, आप भी ट्यूशन पढ़ाने लग जाओगे, या प्राचार्य को रिपोर्ट करेंगे, या उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। मतलब तो रखना पड़ेगा क्योंकि आप जिम्मेदार नागरिक हो देश के। प्राचार्य को रिपोर्ट देख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वयं उसमें भाग कभी नहीं लोगे। उससे होने वाली हानियां जो है उनको बताएंगे कि आप जो ये कर्म कर रहे हो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये उनको बताएंगे ताकि वो अपने रास्ते को बदल सकें। देखिए अगला प्रश्न, अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप, यदि कोई विद्यालय जो आपके बार बार आपके काम में बाधा डाल रहा है भाई, है ना, जबरन आकर के आपके काम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे। सामान्य ढंग से ले लेते चलो कोई बात नहीं, करता होगा, उससे इसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देंगे, उसको पूछेंगे भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहा है ना, फिर उसको जवाब देंगे, या उससे मना करने की कोशिश करते भाई मत कर दूं, या इसे गंभीरता से लेते। तो गंभीरता से लेना, मना करना, ना ढंग से लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको पूछ लो भाई क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहा है ना, फिर क्या कारण है, कारण पता चल जाए तो उसको उत्तर दे दो, फिर बोल लो भाई निकल यहां से, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, हमारा 26 सितंबर को क्या है भाई एग्जाम है और उसमें हमें सीट निकालनी है। बरसक प्रयासों के बाद, है ना, बरसक प्रयासों के बावजूद आप सफलता न मिले, जब सफलता न मिले तो समझना चाहिए भरपूर मेहनत कर रहे हो आप, भरपूर प्रयास करने के बावजूद भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो क्या समझना चाहिए, भाग्य में ऐसे ही लिखा था, मेरे भाग्य में नहीं था, मेहनत तो बहुत की थी, प्रयासों में कहीं कमी रही थी, बिना असफलता के सफलता मिलती है कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई, ये बाहरी मदद नहीं मिल पाई, न भाग्य है न असफलता के बाद सफलता नहीं, ये सारे बहाने हैं। सबसे बढ़िया कारण ये रहेगा प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, मेहनत आपने बहुत की थी, पढ़े 12-12, 15-15 घंटे आप थे, लेकिन 15 घंटों में आपने रणनीति सही नहीं लगाई थी, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आपको नहीं पता था, किस सब्जेक्ट में ज्यादा तैयारी करनी है किसमें कम करनी है आपको नहीं पता था, कब टेस्ट देने हैं, कब प्रश्न पढ़ने हैं, कब थ्योरी पढ़नी है, यह आपने अंदाजा नहीं लगाया था, है ना। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है। तो प्रयासों में कोई ना कोई कमी रही होगी, केवल घंटे ज्यादा पढ़ने का ही मतलब नहीं है, उन घंटों में कितना क्या पढ़ना है ये भी मायने रखता है। कुछ लोग 6 घंटे पढ़ के भी 15 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ लोग 15 घंटे पढ़ करके 2 घंटे की पढ़ाई भी नहीं कर पाते। जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझेंगे। ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें आप
अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं और नहीं करूं, ऐसी परिस्थिति में आप किसका डिसीजन लेंगे? अपने सगे संबंधियों का, अपने मित्रों का, अपने माता पिता का, या सभी? जब आप नहीं ले पा रहे हो ना तो फिर किसी से भी ले लो, सगे संबंधियों से भी ले लो, मित्रों से भी ले लो, माता पिता से भी लो, किसी से भी ले लो ना, पत्नी से भी ले लो। सबसे बढ़िया तो रहेगा कि पत्नी से ले लो, है ना भाई, सही डिसीजन मिलेगा आपको, है ना। देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में, आप अपने दैनिक 343, है ना भाई, हिंदी शिक्षा, हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है भाई, 343 अनुच्छेद। आप अपने नंबर याद रखना, आ गए तो बता दिया। आप अपने दैनिक जीवन में महत्व देते हैं, आप अपने दैनिक जीवन में महत्व देते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाने में, आदर्श और नैतिकता की रक्षा में, अपने प्रियजनों की रक्षा करने में, या दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में। अपन वैसे जिंदगी में दूसरों की समस्या सुलझाने में रहेंगे, अपनी कभी सुलझी नहीं है, लेकिन ये गलत है। प्रियजनों की रक्षा में भी नहीं, समस्याओं को सुलझाने में भी नहीं, आदर्श और नैतिकता की रक्षा में। आप दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसे देंगे? कि आदर्श और नैतिकता की रक्षा में, कि नैतिकता जो है लोगों में बनी रहे और मेरा जीवन जो है सब लोगों के प्रति आदर्श के रूप में प्रस्तुत होता रहे, इसके ऊपर आप सर्वाधिक बल दोगे। बी वाला उत्तर सही। आप नहीं भी दे रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसी के ऊपर बल देना है, इसके अलावा किसी के ऊपर बल नहीं देना। इसके अलावा किसी और के ऊपर आप बल दोगे तो हल्का फुल्का आपका क्या हो सकता है भाई? नुकसान हो सकता है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका क्या विचार है? उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है? उनको पढ़ाने से उनकी मनोस्थिति की जानकारी मिलती है? वह अधिक शरारती होते हैं या उनसे पढ़ाने में सरदर्द होता है? या आपके सरदर्द तो होता होगा रीड फर्स्ट लेवल वाले, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा आपको, शरारती भी मिलेंगे, उससे पढ़ाना अच्छा नहीं, ये वाला सही है। उनको पढ़ाने से उनके मनोस्थिति की जानकारी मिलती है। छोटे बच्चों को आप पढ़ाते हो तो उनकी मन के बारे में जानते हो कि इसकी मनोस्थिति क्या है, पढ़ने में मन है या नहीं है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या करेगा, क्या सोचता है, वो सारा दृष्टिकोण वगैरह इनसे पता चलता है। तो बी वाला उत्तर यहां पे आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करें, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, या नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। देखो, आप भले पाठ्यक्रम से जोड़ दो, भले उस शिक्षा को अनिवार्य कर दो, है ना, भले ही उसको नैतिक शिक्षा को अपने आप उतारो, बालक नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण करेंगे, तभी पढ़ेंगे जब तक उसको परीक्षा में संबंधित प्रश्न पूछा जाए। मैं कह रहा हूं ना, नैतिक शिक्षा के प्रश्न पूछना शुरू कर दो, परीक्षा में प्रश्न आएगा मतलब बालक पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब जीवन में उतारेगा। जैसे सेकंड ग्रेड में फिलोसॉफी पूछी जाती है ना, तो दर्शन शास्त्र को लोग पढ़ते हैं, नहीं पूछी जाएगी तो नहीं पूछेंगे। पर्यावरण, जैसे ना, अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है या आप चाहते हो कि बच्चे इसके अंदर गंभीरता से अध्ययन करें, तो एक ही तरीका है, परीक्षा में उसके प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दो, बालक उस विषय को पढ़ने लग जाएगा। तो यहां पे जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला। इसमें उत्तर दिखता कोई और है और सही कोई और होता है, इसी को कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको, बालकों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करना है तो आपको क्या करना चाहिए? उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। खेल में सर्वांगीण विकास होता है बतलाना, खेल पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए, या छात्रों के साथ खेलना। पाठ पढ़ाना या बताना से कोई मतलब नहीं है, खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए नहीं, छात्रों के पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना का यदि विकास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? छात्रों के साथ खेलना चाहिए। आपको भी बालकों के साथ खेलना चाहिए, जिसमें बालक इंटरेस्ट भी लेंगे और उन्हें भी अच्छा लगेगा और मन लगा करके खेलेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए अपना प्रश्न, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना। देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है, साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो इसका उत्तर दे दोगे। ये कह रहा है कि आक्रामक आवेगों को, किसी बालक के अंदर आक्रामक आवेग है ना, उसको बात बात पर गुस्सा आ जाता है, ऐसे आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना, अच्छे कामों में लगा देना उस गुस्से को। ये क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है, बौद्धिक औचित्य कहलाता है, उदात्तीकरण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो वो कहलाता है दोस्तों उदात्तीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसको ज्यादा क्रोध आता है उसको ऐसी क्रिया में लगा देना जहां पे क्रोध की वास्तविकता में आवश्यकताएं हैं, इस चीज को हम कहते हैं उदात्तीकरण। तो इसी वाला उत्तर यहां पे सही हो जाएगा भाई, सामाजिकरण नहीं होगा, है ना। यह आपने साइकोलॉजी में पढ़ भी रखा होगा। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसी की आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की, ये कह रहा है कि आपकी जो पाठशाला है, जो विद्यालय है, जिस समुदाय के बच्चों के लिए, जैसे समुदाय के बच्चों के लिए वो स्कूल बना है, उन्हीं की आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठ्यचर्या होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर होना चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए। तो इमारत, शिक्षण विधि या शिक्षा का स्तर नहीं, पाठ्यचर्या भी उनके अनुरूप होनी चाहिए। जिस समुदाय के बच्चों के लिए आपने पाठशाला बनाई है तो वहां पे शिक्षा भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। ये वाला क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से
किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? ये पठन पाठन के 4 चरण लिखे। ये पूछ रहा है इन 4 चरणों में से किस चरण पर एक अध्यापक को सबसे अधिक अपना समय व्यतीत करना चाहिए? तैयारी, सामान्यकरण, तुलना या प्रस्तुतिकरण। तो आपको पता है कि पाठ योजना या पाठ का सबसे बड़ा भाग भी कौन सा होता है? प्रस्तुतिकरण। सर्वाधिक समय जो है इसमें देना चाहिए, लगभग 20 मिनट। दोस्तों कितने मिनट? लगभग 20 मिनट जो है ना अध्यापक को केवल और केवल किसमें देने चाहिए? आपके प्रस्तुतिकरण में करने चाहिए। कम से कम, अधिकतम कितने भी दे सकते हो। कक्षा शिक्षण में विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, ये लो आ गए आपके विधि का प्रश्न। विश्लेषणात्मक विधि में छात्र किस ओर बढ़ते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से दो ज्ञात तथ्यों से तुलना करता है, 2 ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, या ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। तो देखिए विश्लेषण का मतलब क्या होता है पहले समझिए। कोई बड़ी चीज है, कोई मान लीजिए कोई बड़ी चीज है, उसको नहीं समझ में आ रही है, तो उसको टुकड़े टुकड़े में कर करके समझाना क्या कहलाएगा? आपका विश्लेषणात्मक कहलाएगा। मतलब ये समझ में नहीं आ रही है तो क्या हो गई? आपकी अज्ञात हो गई। और ये छोटी छोटी करके समझा रहे हो तो ये क्या हो गया? आपका ज्ञात। तो यहां पे आपका उत्तर सही क्या हो गया? अज्ञात से ज्ञात की ओर। सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पढ़ा चुके हैं आपको। कक्षा शिक्षण में संश्लेषणात्मक विधि के अधीन होना चाहिए। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ये छोटी छोटी चीजें सब आपको पता है, ये छोटी छोटी चीजें सब आपको पता है। जब इन छोटी छोटी चीजों को एक साथ जोड़ करके कोई बड़ी चीज बना रहे ना, अब ये चीज आपको पता नहीं है, मतलब ये पहले ज्ञात है, अब जो बड़ी बनी है वो अज्ञात है। अब ये किस तरफ चलेगा? आपके ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेगा। ये हो गया आपका संश्लेषणात्मक। देखो बारीकी से पढ़ा करो किसी चीज को, है ना, चीज के कंसेप्ट को समझ करके पढ़ा करो। अपने आप शिक्षण सूत्र रटने की चीजें नहीं है, समझने की चीजें हैं, अपने आप समझ में आ जाएगी। पहले उस विषय को समझो जो कहना क्या चाह रहा है। कंसेप्ट बिना क्लियर किए आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इस चीज का आपको ध्यान रखना भाई। कंसेप्ट का क्लियर होना क्या है दोस्तों? सर्वाधिक जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कंसेप्ट का क्लियर होना। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा योगदान, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? ये कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो रूसो है उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें से कौन सा योगदान है जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो उन्होंने नहीं दिया है? बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, पाठ्यचर्या सुधार, क्या शिक्षा में खेल कूद का महत्व? तो रूसो जो थे उन्होंने खेल कूद के ऊपर सर्वाधिक बल दिया था, और सर्वाधिक बल इसके ऊपर भी दिया था कि शिक्षा जो है ना कैसे होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। छात्र को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जानी चाहिए। और पाठ्यचर्या सुधार के ऊपर तो बल दिया ही है। उसने यदि किसी के ऊपर बल नहीं दिया है तो इसके ऊपर दिया भाई शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका। अध्यापक केंद्र में नहीं होना चाहिए, यहां पे बालक केंद्र में होना चाहिए। शिक्षा में जो केंद्र के मध्यस्थ की जो भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है दोस्तों? मध्यस्थ की भूमिका हालांकि ये कहा जाता है कि शिक्षक निभाता है, लेकिन मध्यस्थ की जो सेंटर जो है, केंद्र जो होता है ना, वो कौन होता है? बालक। शिक्षक भी बालक के ऊपर निर्भर करता है, पाठ्यचर्या भी उसके ऊपर निर्भर करती है। दोनों का फोकस जो होता है वो किसके ऊपर पड़ता है? बालक के ऊपर पड़ता है। तो यहां पे केंद्रीय की भूमिका अध्यापक की न होकर के बालक की होना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने बल नहीं दिया। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली केंद्र को क्या मानती है? शिक्षक को केंद्र मानती है कि मध्यस्थ की भूमिका शिक्षक निभाता है, क्योंकि पाठ्यचर्या शिक्षक और बालक, पाठ्यचर्या इधर से आई, ग्रहण अध्यापक ने किया, ग्रहण करके किसको बताया? बालक को। जबकि बालक को क्या देनी थी? सीधी पाठ्यचर्या ही बालक को देनी थी। टीचर तो मध्य में आ गया है ना, तो वहां से पाठ्यचर्या ग्रहण करेगा और फिर बालक को देगा। तो पाठ्यचर्या जो शिक्षण के अंतर्गत जो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वो शिक्षक होता है वर्तमान में। पाठ्यचर्या को पढ़ता है फिर बालक के पास में पहुंचाता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, केंद्रीय भूमिका है। कभी आपको मध्यस्थ पूछ ले तो आप केंद्र करके बालक को सही मत कर देना। किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करना है कि इसने कितनी उपलब्धि, उपलब्धि एक तो तुलनात्मक होती है। कक्षा में सबसे तेज छात्र के साथ सुधार तुलना करना, कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी इसके साथ तुलना करके। हाँ, तो ये हो सकता है भाई उस छात्र की पहले उपलब्धि क्या थी और अब उपलब्धि क्या थी, ये तुलना करके भी उपलब्धि का पता लगा सकते हो। बिल्कुल सही है। सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना, नॉर्मली बालक से इस बालक का लेवल क्या है, जनरली बालक इस लेवल पे चल रहे हो, ये बालक किस लेवल पे चल रहा है, इसे भी तुलना कर सकते हो। कोई कक्षा का टैलेंटेड बालक है तो इसे भी तुलना कर ही सकते हो ना भाई, इससे और इस लेवल से क्या है। तो उपलब्धि किस आधार पर की जानी चाहिए? सभी के सभी सही हो जाएंगे दोस्तों, डी वाला उत्तर। किसी से भी तुलना करके आप सही कर सकते हो। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक, मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं वो आमतौर पर कैसे होते भी? अधिक संवेदनशील होते हैं,
अधिक अनुशासनहीन होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं या अधिक निष्ठावान होते हैं? तो ये न तो अधिक निष्ठावान होते हैं, ये न अधिक शक्तिशाली होते हैं, न अधिक अनुशासनहीन होते हैं, ये अधिक संवेदनशील होते हैं। भाई कैसे होते हैं आपके, है ना, बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं ये। तो मानसिक दृष्टि से जो पिछड़े बालक होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, संवेदनशील होते हैं। तो ध्यान रखना, अधिक संवेदनशील होते हैं। ए वाला उत्तर आपका यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप कुछ बच्चों के लिए, आप किसी विद्यालय में पढ़ाते हो, वहां बालकों में वाद विवाद की प्रतियोगिता होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में कुछ बच्चों को आप क्या करोगे, भाषण लिख करके दे दोगे कि ये पढ़ लेना, या भाषण लिखने की विधि बताओगे कि ऐसे भाषण लिखे जाते हैं, या भाषण का अभ्यास कराएंगे, या फिर भाषण के लिए वे कहां से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे। तो आप केवल न, क्योंकि ये मौलिक कार्य है, मौलिक कार्यों में आप केवल एक बच्चे को मार्गदर्शित कर सकते हो कि तुझे कंटेंट वहां से लेना चाहिए, वहां तुझे मिल जाएगा। आप भाषण लिख करके भी नहीं दे सकते हो, बालकों को अधिक प्रयास भी नहीं करवा सकते हो, अपनी कोई भाषा अंदर नहीं डाल सकते हो, केवल और केवल क्या कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यहां पे जो आपका उत्तर सही निकलने वाला है ना दोस्तों, वो कौन सा निकलने वाला है, डी वाला उत्तर आपका बिल्कुल परफेक्ट निकलने वाला है। ये लीजिए, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्तमान शिक्षा पद्धति, वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, सामान्यतः वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति चल रही है, अभी जो प्रेजेंटली जो शिक्षा पद्धति चल रही है वो सामान्यतः कैसी है, रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती, या ये सभी। तो ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि वर्तमान की शिक्षा पद्धति कैसी है, रोजगार उन्मुख नहीं है, बिल्कुल सही है, रोजगार उन्मुख नहीं है, रोजगार इससे नहीं मिलता है, आमतौर पे किताबी है, दोनों बात सही है ना। तीसरी नहीं भी समझ में आ रही है तो भी आप डी को सही कर दो, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती, मतलब करके सीखने पर बल कम देती है, ये कहना चाह रहा है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहां पे सही है, ये सामान्यतः ऐसी ही है। मार्गदर्शन, क्या प्रश्न पूछा है, केवल यह पूछा है कि मार्गदर्शन क्या है, आपसे यह पूछा है। स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, निर्णय करने में सहायक करता है, ए और बी दोनों या सभी, दोनों नहीं होंगे या सभी होंगे, पता नहीं क्या ऑप्शन दे रखा है यहां पे, ए और बी दोनों या ये सभी, सभी और दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, सी और डी दोनों सही है, कोई सा भी कर दो भाई, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सही है, दोनों बातें सही है जगह पे ना। अब सी भी कह सकते हो और यहां पे क्या कह सकते हो भाई, डी भी कह सकते हो, दोनों बातें आपको क्या मिलेगी, यहां पे सही मिलेगी। ये देखिए अगला प्रश्न, जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की, जब कोई बालक है, जब कोई टीचर है जो बालकों को पढ़ाने के लिए शिक्षण की योजना तैयार कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में तो शिक्षण को छात्र तो क्या करना चाहिए, आयु को ध्यान में रखना चाहिए, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना चाहिए, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए, या उपयुक्त सभी। देखो दोनों बातें ध्यान रखनी है, आयु को भी ध्यान में रखना है और बौद्धिक आयु को भी ध्यान में रखना है। तो यहां पे ए और बी वाला दोनों जो है ना, वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन है, आर्थिक पर्यावरण को किसी भी प्रकार से आपको किसी एंगल से ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है, प्रोजेक्ट विधि के बारे में पूछ रहा है, योजना विधि के बारे में पूछ रहा है कि योजना विधि का आधार क्या है। कक्षा की व्यवस्था ठीक कर रखने का सिद्धांत है, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत है, करके सीखने का सिद्धांत है, या विश्लेषण क्षमता के विकास का सिद्धांत है। तो आपको सबको पता है कि प्रोजेक्ट विधि जो है वो किसके ऊपर बल देती है, करके सीखने के ऊपर बल देती है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान भी कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान की वजह से वह ज्ञान अस्थायी भी होता है। तो इसीलिए करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। बाकी ये तीनों इसके उत्तर नहीं होंगे, ये मैंने आपको कई बार प्रोजेक्ट विधि पढ़ा भी रखी है, पूरा बता रखा है इसके बारे में। विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। कोई बालक है जो विज्ञान का शिक्षण कर रहा है, तो विज्ञान का शिक्षण करने वाले बालकों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग के लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, या उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। घर से लाभ, घर से क्यों करके लाएंगे, लाभ बताकर या प्रयोग दिखाकर नहीं, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर बालकों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास
कर सकते हैं। तो यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? सी। और ये थे आज की क्लास के कितने प्रश्न भाई? आपके 60 प्रश्न जो 1 घंटे से भी पहले हो गए, मतलब समय सीमा अपनी बड़ी है। ये फर्क पड़ता है प्रीमियर और लाइव का। लाइव में 1 घंटा क्रॉस हो जाता है, प्रीमियर में 1 घंटे से पहले हो जाता है ना। तो बहुत अच्छी लगी होगी आपको क्लास। और अभी तक आपने यदि हमारा कन्हैया एजू सेंटर ऐप यदि अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वह आपको अब क्या करना चाहिए दोस्तों? कर लेना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको वीडियोस क्लासेस के साथ में ई बुक और साथ में प्रश्नोत्तरी और ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूं इनकी भी आंसर पीडीएफ वहां मिलेगी। हमारा टारगेट है परीक्षा तक 5000 प्रश्नों का, और मैं 5000 प्रश्नों का सेट आपको शिक्षण वीडियो का वहां पे मिल जाएगा एग्जाम तक, जैसा हम लेकर के चल रहे हैं। तो अब जो अपन सोमवार से सोल्व करेंगे वो करेंगे पेपर सॉल्यूशन। तो सोमवार को भी आप निश्चित रूप से जुड़े। कल और परसों 2 दिन रहेगा आपका राखी का अवकाश, क्योंकि कोई बहुत सारे बच्चे कल अपने गांव जाएंगे, इधर उधर रहते, तो शनिवार रविवार को आप राखी मिलाइए और मिलते हैं वापिस सोमवार को। तब के लिए आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी करते रहे। मेरी तरफ से मंगलमय कामना है कि अगली राखी पर जो है आप सबकी नौकरी लग जाए, आप सब सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी हो। ऐसे में भगवान से मनोकामना करते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं। मिलते हैं दोस्तों सोमवार को, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।